हिग्स बोसान, मेसान और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे तो जो बेसिकली ये है गार्ड पार्टिकल ये है हिग्स बोसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिग्स बोसान। ये जो है इसके सबसे पहले आप इसका पहले परिकल्पना जो है या फिर इसका एक्सपेरिमेंटल जो किया गया था वो एक वैज्ञानिक मीडिया के द्वारा किया गया था कि इसको ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था। ठीक है, हिग्स बोसान जो कण है बेसिकली जो वैज्ञानिक इसके ब्रिटेन के वैज्ञानिक पी.डब्ल्यू. हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू. एल्गार्ड, ठीक है, इनको 2013 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तब सोचिए कि जिन्होंने हिग्स बोसान नाम का इस पार्टिकल की खोज की उन्हें क्या दिया गया, नोबेल, ठीक है, भौतिकी का नोबेल प्राइज़ उन्हें दिया गया। किसके लिए, हिग्स बोसान के लिए। तो इस हिग्स बोसान को ही कहते हैं गॉड पार्टिकल। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सर सीवी रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस ईयर में। हमारे भारतीय जो ये वैज्ञानिक थे इनको प्राप्त हुआ था। तो इनको जो हुआ था ये पुरस्कार आप देखें तो 1930 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। अगर देखिए भारत में अगर हम देखें भौतिक शास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले, ठीक है, पहले भारतीय जो वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। कौन थे, यानी फिजिक्स में पहले भौतिक में नोबेल पाने वाले कौन थे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें ही ये पुरस्कार दिया गया था। और बेसिकली इन्हीं का जो नाम सीवी रमन आप देख सकते हैं, तो इन्हीं का नाम आप शॉर्ट में सीवी रमन का या फिर वेंकटेश रमन का है। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट और रिलेट करके याद करने वाली है वहाँ पे ये कि आप भारत से अब तक जितने भी व्यक्ति, भारत से जितने भी व्यक्तियों को नोबेल मिला हुआ है, चाहे जिस भी फील्ड में मिला हो, आप उनको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। एक दो पॉइंट हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में, ठीक है, साहित्य का नोबेल। अरविंद खुराना को चिकित्सा का। अगर आप मदर टेरेसा को देखें तो शांति का। कैलाश सत्यार्थी को शांति का। अमर्त्य सेन जो हुए थे 1998 में, इनको अर्थशास्त्र का मिला था। इस तरीके से जो अभिजीत बनर्जी भी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का मिला 2019 में। इस तरीके से नोबेल प्राइज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में देखिए कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 23 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद से अगर हम देखें कि अदर क्वेश्चन की इस तरह से क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो ये फैक्ट के तौर पे क्वेश्चन है, मतलब स्पेशली एक फैक्ट की किसका खोज किसने की, कब किया था, इस तरह क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इस सदी की शुरुआत हवाई जहाज किसने आविष्कार किया। तो बट ऑब्वियसली राइट्स ब्रदर, हमने सब ने याद कर रखा है, एकदम रटा रहा क्वेश्चन है। बट इसमें भी देखिए जेम्स वाट का नाम है, ब्रून ब्राउन, हैम्पी डेवी, तो इनके भी जो भी आप आविष्कार हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या एक माइक्रोन बराबर है। तो एक माइक्रोन बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बराबर है ऑप्शन सी 1/100 मिमी। अब देखिए एक माइक्रोन 10⁻³ mm मिमी। अगर यही चीज़ मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कैसे चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो ये बनाने वाला जो भी सारा सिस्टम है, यहाँ पे चीज़ बता दें आपको इंपॉर्टेंट कि इस पर जो भी पावर्स हैं 10⁻0 से 1 से लेकर 10⁻⁻⁻ तक, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि वहाँ से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है, किस पावर को क्या नाम दिया जाता है, कितने पावर टू दी पावर होता है। ये सारी चीज़ों को हमने बेसिकली एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही 5 से 6 मिनट की वीडियो उसमें हमने एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। क्लियर है, तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। तो 40 डिग्री का मान जब आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस में लेके जाएंगे तो उसका बेसिकली मान आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट आपने कैसे बता दिया, हमने फार्मूला से बताया, क्योंकि फार्मूला होता है F = 9/5 प्लस इंटू सी और प्लस 32। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें देखिए सी सेल्सियस वाला है और फ़ारेनहाइट निकालना, तो यहाँ पर आप 40 डिग्री को पुट कीजिए इसमें और इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बेसिकली आपका निकल के आएगा यहाँ पे क्वेश्चन। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। जो इसकी तकनीक का प्रयोग होता है, आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने वाला है। पदार्थों को रंगीन पहचान करने में, पदार्थ संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आश्वन में, एक मिश्रित पदार्थों को अलग करने में। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी, कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में वो जो प्रोसेस जो है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर बेसिक प्रीलिम्स 1997 और 98 क्वेश्चन पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 28। लोलक की टाइम पीरियड कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पे दिया हुआ लंबाई समय पर किस पर निर्भर करती है? तो इस तरह के क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग पढ़ने से पहले इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो हम देखिए आपको बताते हैं इसका फार्मूला क्या है। टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई, ठीक है, √L/G, ठीक है। यल जो यहाँ पे है लेंथ, 2 पाई तो हो गया कांस्टेंट, और जी ये भी कांस्टेंट। यल यानी लेंथ किस पे निर्भर करेगा? लेंथ पे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मूले से भी चीज़ों को कैलकुलेट करके आंसर निकाल, कैलकुलेट नहीं करना, बेसिकली रिलेशन देखना था। तो इस फार्मूले से हमारा हो जा रहा है यहाँ पे टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L के, यानी यल के बढ़ने घटने से टी निर्भर कर रहा है। तो आंसर होगा हमारा लेंथ या लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बल गुणनफल है। बेसिकली क्या है? द्रव्यमान वेग त्वरण द्रव्यमान, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं F इज इक्वल टू यम इंटू ए। यम द्रव्यमान है, ए त्वरण है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उन्हें भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो ये भी आई थिंक इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अंतिम दूरी में से आप प्रथम दूरी अंतिम वेग से प्रथम वेग का इनिशियल प्रारंभिक वेग घटा के उसका टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो आपका त्वरण काम करेगा। अब देखिए जो आपके बेसिकली बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले फिजिक्स, उसको आप एक बार लिस्ट आउट कर लीजिए, एक पेज पे बना लीजिए, या फिर आप एक नोट्स ना करें, एक पेज ही बना लीजिए कि आप सारे फार्मूले को वगैरह को इस तरह से एग्जाम नोट डाउन कर लें। बेसिकली आपको हर कंपटीशन में आपको हेल्प करेगा जो फार्मूले, क्योंकि वहाँ से आप यूनिट निकाल लेंगे, वहाँ से आप किसी फार्मूले से कोई रिलेशन जो आपका पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं? अब देखिए फिर सदिश राशि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है। तो विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि, वेग सदिश राशि, था राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी आयतन। ये ऑप्शन कैसे हमने कहा? विस्थापन में भी दिशा की जरूरत होती है, बल में भी, वेग में भी परिमाण दो खैर सब में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बताते हैं क्लास में तो लगता है कि नहीं इतना आसान क्वेश्चन क्यों बता रहा है, बट यही क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आ जाता है तो गलत हो जाता है, तो इस चीज़ से हमें बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? अनुपात, संवेग क्या होता है? m इंटू भी, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है वेग से v, और संवेग p होता है p इक्वल टू एम बी। तो v से v कैंसिल आउट, क्या बच गया? यम क्या है? द्रव्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी द्रव्यमान। हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 33, अब देखिए 33 में क्या है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1000 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आप देखें 1 किलोमीटर में आपने कितना देखें 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 मीटर कह लीजिए, 100 मीटर इजिकल टू 1 हेक्टोमीटर। इस तरीके से कन्वर्जन में अभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है वही 10 टू द पावर वाला आ गया फिर से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 10 टू द पावर -12 ग्राम। आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई रास्ता नहीं है। हम फिर एक बार करें कि वो वीडियो हमने बना दिया है सेपरेट 10 टू पावर पावर्स का, आप जाकर उस वीडियो के ऊपर जरूर देखें, ठीक है, जिसमें सारे पावर्स के बारे में बताया गया है, वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 अब क्या है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, उसका फर्श जो आपको सुबह लगा रहा है क्या है उसका? तो ऑप्शन पढ़िए कि लिफ्ट के द्वारा जो त्वरण लग रहा है ऊपर से, थोड़ा से ऊपर जाते समय शून्य होगा, उसी त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, त्वरण से किसी भी दिशा में जाने समय शून्य होगा, दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, हम इसमें देखें तो इसका होगा ऑप्शन बी। कैसे कि इसको समझिए पहले, बी कैसे होगा कि जब लिफ्ट इस त्वरण से नीचे आती है तो समय वेट शून्य, जब भी कोई मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसमें आप ये खड़े हैं, ठीक है। अब ये लिफ्ट जो है नीचे आ रही है, कहाँ आ रही है? नीचे। जैसे नीचे आती है तो वो तो थोड़ा उस पर काम करता है, तो उस केस में हमें अपना वेट क्या लगता है? शून्य लगता है। क्या लगता है? शून्य लगता है। इस चीज़ को आप कभी महसूस कीजिएगा, जब भी कहीं इस तरीके से आप लिफ्ट से नीचे आएंगे तो उसमें कोई दबाव पड़े तो इस कारण से उसमें बल भी नहीं लगेगा और वो शून्य महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है? तो देखिए ध्वनि तरंग जो बेसिकली वो तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसको देखिए जो ध्वनि तरंगे हैं इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये ध्वनि तरंगे बेसिकली यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं?
यांत्रिक तरंगे, ठीक है। अब यांत्रिक तरंगे क्योंकि इनके संचरण के लिए ना द्रव्यात्मक मतलब माध्यम की आवश्यकता, या तो ठोस, द्रव या गैस, कोई भी एक मीडियम होना चाहिए। यही तरंगे जो अंदर तरंग कहलाते हैं, क्योंकि इसके जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो उनका मोशन जो बेसिकली होता है ना, वो उसी के अनुदिश से दोलन करता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन, तो इसमें इस 2 पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को, रेत है, ध्यान दीजिएगा, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए ये मान लीजिए रेत है, ठीक है, हमने रेत ले लिया, अब इसमें मान लीजिए नैफ्थलीन टुकड़े हैं, ये पॉट में हमने इस चीज़ को रखा है। अब कह रहा है कि इसको कैसे अलग किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। तो देखिए ये जो बेसिकली अलग होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन से। क्यों सब्लिमेशन से अलग होगा ये चीज़, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नैफ्थलीन जो इसमें ये टुकड़ा भी हमने जो बनाया नैफ्थलीन का, आप देखें तो ये जो है इसमें ऊर्ध्वपातन का प्रॉपर्टी शो करता है कि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप हीट करने के बाद ये निकल जाएंगी, बच जाएगा आपका रेत। इस तरीके से हम इसमें इस चीज़ को सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 विद्युत शक्ति की इकाई हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, वाट इसका राइट आंसर होगा। हमने बताया था क्या, W/T, ठीक है। W यहाँ पे कार्य है और ये टाइम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। एम्पियर है, कूलाम है, वोल्ट है, ये सब किसके मात्रक हैं, आप इस बार इस चीज़ को जरूर देख लेंगे। एम्पियर किसका मात्रक है बताते चलेंगे, ये जो है विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। कूलाम आवेश का मात्रक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको अपनी तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है, देखिए, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो वहाँ पे तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी हमारे पास, मैकेनिकल ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे किसका रिवर्स होता है, वो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे 44 बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कौन सी ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगर इसी का हम रिवर्स कर दें कि विद्युत ऊर्जा को अगर कन्वर्ट कर दें मैकेनिकल ऊर्जा में, तो उसको कैसे करते हैं, उस पर भी एक शायद क्वेश्चन अभी बनेगा। तो वो बेसिकली होता है क्या, विद्युत मोटर। तो उस मोटर का नाम मोटर, विद्युत मोटर को आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ से इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 39 हो गया। चलिए 40 देखते हैं। 40 क्या है कि 40 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे बिजली ले तो बिजली खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे जो खर्च जैसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 वाट है, 100 वाट और 10 घंटे, इसको अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1000, और वाट प्रति आवर जोड़ा जाता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये 1 यूनिट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी 1 यूनिट, क्योंकि ये 1